1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कर पाओगे? यहाँ नोट, अब छोटे से पहले नोट बना ले तब देखेंगे। ब्रिटिश पीएम, इस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम था उसका नाम था नॉर्थ। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति, एक सीक्रेट कमेटी उसने बनाई थी, गुप्त समिति अर्थात सीक्रेट कमेटी उसने बनाई की सिफारिश पर, सिफारिश बोले तो रिकमेंडेशंस, इसकी रिकमेंडेशंस पर ब्रिटिश पीएम था नॉर्थ, उसकी गुप्त समिति थी। और ये गुप्त समिति का क्या काम था देखेंगे। ये गुप्त समिति उसने दरअसल में क्या किया था, 1772 में इसको फॉर्म किया था, 1772 में गठित की थी। और इसका काम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई करप्शन चल रहा हो, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखो इन्होंने लॉ मेकिंग की पावर्स तो दे दी 1726 में। इनको पता चलता है कि जो गवर्नर है ना वो अपना बिजनेस सेट करने लग गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू तो घटने लगा, उसमें जो ऑफिसर्स थे वो अपना सेल्फ का बिजनेस, खुद का पैसा बनाने लगे। अब खुद का पैसा बनाने लगेगा कोई आदमी और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो भैया बताओ मुझे नुकसान होगा कंपनी को या नहीं? बिल्कुल होगा भैया। और कंपनी को जो नुकसान होने लगा, अब इसी से चीजों को समझेंगे, नोट बना लें। 1773 का एक्ट कंपनी में लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लो ना, कभी सोचो कौन सी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, मतलब उसमें जो गड़बड़ियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया। क्या मेजर फंक्शन क्या था इसका, किस चीज के लिए लाया गया? कभी भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, टू रिमूव द डिफेक्ट्स। किस चीज के लिए लाया? टू रिमूव द डिफेक्ट्स। उसमें जो कमियां थी, किसी चीज में जो कमियां उनको दूर करना है, तो डिफेक्ट्स जितने भी उनको दूर करने के लिए आया। अब क्या करते हैं ये दूर करने के लिए? इन्होंने बोला कि जो बंगाल का गवर्नर है, कौन था बंगाल का गवर्नर इस टाइम पे बता सकते हैं? बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अभी गवर्नर जनरल बना रहे मतलब पावर बढ़ रही है। कौन बना था बताइए जरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैशटैग्स जानते हो, तभी तो मजा आता है जब तुम उत्तर देते हो। तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी पावर्स बढ़ी। और ये पावर जब बढ़ी 1773 के एक्ट में, देखना इनके पीछे मकसद क्या है इनका। तो इन्होंने क्या कर दिया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर इसके अंडर में कर दिए। मद्रास और बंबई जो था, मद्रास और बंबई के जितने भी गवर्नर थे वो क्या कर दिए, इसके अधीन कर दिए। किसके अधीन? यानी कि हम लिख सकते हैं सीधा सा शब्द, बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन, ठीक है, बंगाल के अधीन कर दिए, इन अंडर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वो उसके अधीन होंगे। अब मुझे बताओ हमारे देश में या कहीं पर भी अगर कोई एक सुप्रीम पावर हो जाए और उसके नीचे सब काम करें तो ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं? जिस प्रणाली में एक चीज क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, या मैं पूछूं कोई एक चीज जो आपका केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, एकीकृत भी छोड़िए, जो सेंट्रलाइज्ड है तो क्या बोलेंगे? तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं और भारतीय संविधान में जन्म हुआ है यहां से किसका? केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। एक चीफ हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीकृत प्रणाली के जन्म के बीज, द सीड्स ऑफ राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको? राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। ये किस एक्ट में मिलता है? राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। कौन है चीफ? कौन है? क्या बोलेंगे? चीफ कौन हो गया इसमें? बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास बंबई गवर्नर उसके अधीन हो गए। तो कैसी प्रणाली होगी? केंद्रीकृत प्रणाली होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जो गवर्नर जनरल कौन है? हैशटैग्स लिख लेना जो नहीं जानते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, फॉर द हेल्प ऑफ जीजी, गवर्नर जनरल लिख लेना। कौन है? जीजी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय, कितने मेंबर्स की टीम बनाई गई? एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी, कार्यकारी, ये कार्यकारी नहीं, 4 सदस्य परिषद ही बोल दो ना, सीधे सीधे कार्यकारी की बोलना, 4 सदस्य परिषद होगी। 4 मेंबर्स काउंसिल फॉर द हेल्प ऑफ जीजी, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देखो किसकी? गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 सदस्यीय काउंसिल होगी। आपको समझना थोड़ी गहराई से, रटने के हिसाब से नहीं। तो ये जो 4 मेंबर थे, यहां पर कोई भी जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के आधार पर होगा। डिसीजन कैसे होगा? बहुमत से। कोई भी निर्णय कैसे आएगा? बहुमत से आएगा। मतलब किसी भी मामले में अगर ये 4 मेंबर में बहुमत है, अब 4 मेंबर्स में बहुमत के लिए कितने लोग होने चाहिए बताओ पक्ष में? 3 3 3, बेसिक सी बात है, मतलब सबको समझ है।
भाई अगर दो दो हो जाए तो 50-50 हो गया। तो मेजोरिटी का मतलब है कि क्या, इसमें से जो 3 मेंबर होंगे गवर्नर की काउंसिल के, अगर वो बोलेंगे यस, तो तब वो फैसला हो सकता है। यहां पे गवर्नर जनरल को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, इसको दी गई है वीटो पावर। गवर्नर जनरल को क्या दी गई है यहां पे, वीटो। वीटो, या मैं बोल सकता हूं इसको दिया गया है निर्णायक मत। यानी अगर फैसला 2-2 से है तो जिस पक्ष में गवर्नर जनरल वोट दे देगा वो डिसीजन हो जाएगा, यस और नो। समझ रहे हैं थोड़ी सी बात बहुमत का। भाई मान के चलो यहाँ पे 2-2 ने बोला 50-50 है, गवर्नर बोल दे नो तो चीज नहीं होगी, वो बोल दे यस तो चीजें हो जाएंगी, कोई भी जो डिसीजन है वो मान्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आपने कहां पर देखा है, बहुमत वाला? क्या हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसमें बिल्कुल यही नहीं होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं? यस और नो। किसी भी बिल के बारे में आप देख लीजिए, किसी भी एक्ट को जब आप पारित कराने जा रहे हैं तो वहां पर बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं, यानी होता है। तो यहां से एक राइज और हो गया, तो बड़ी छोटी सी समझने की बात है, यानी कि यहां से हो गया दोस्त आपका क्या, कार्यपालिका का उदय। देखो भारत के संविधान में कार्यपालिका है। अब आपसे कभी आज से पहले कोई क्वेश्चन पूछता कार्यपालिका के उदय के संकेत किस एक्ट से मिलते हैं, तो पता था आपको? सही सही बताना। कार्यपालिका का उदय अच्छे बच्चों को तो पता होगा, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता होगा। राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के उदय के नींव या कार्यपालिका के उदय के बीज किस एक्ट से मिलते? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, और एक छात्र को इसी से आनंद की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर यहां से भी जूस प्रोड्यूस नहीं हुआ ना फिर बेकार है। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी उच्च बोल रहा हूँ, उच्च न्यायालय कहाँ का था आपका? वो भी कलकत्ता का, लेकिन वो 1862 का है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बोले तो इस आर्टिकल में बताया था कल, सर्वोच्च न्यायालय जरा बताना। सुप्रीम कोर्ट। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ओके, और क्या हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में जरा बताएंगे? इसमें कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय को यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगर मैं आज की बात करूं, आज के हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब ये अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या होता है? यानी कि एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया। देखो, अभिलेख न्यायालय होने का मतलब यह है कि यदि इसकी अवमानना हुई, यानी इसका कोई फैसला है और फैसले को न मानने पर यह दंडित कर सकता है, यानी इसके डिसीजन को अगर आपने डिसोबे किया तो पनिशमेंट दे सकता है या नहीं? आप बोलेंगे जी भैया, तो दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट दे सकता है। दूसरा क्या है, इसके जो फैसले होते हैं, इसके जो डिसीजंस हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। कोई भी जो जजमेंट सुनाया गया है वो सुरक्षित रहेगा और उसको एक एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, एज ए एविडेंस, यानी कि एक नजीर के रूप में उसको अन्य किसी सुनवाई में प्रयोग किया जा सकता है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और अन्य अदालतों को उस बात को मानना होगा या नहीं। जी भैया, यानी साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है, नजीर के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो अवमानना पर दंड देगा, न्यायालय की आप अवमानना कर रहे हैं, ठीक है, तौहीन कर रहे हैं, और उसका फैसला सुरक्षित रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट, तब ये बोला गया कि 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय, यानी भाई साहब जब अभिलेख न्यायालय किसी चीज को हम बता रहे हैं, ये कोर्ट होगा जिसको ना माने, तो यही तो न्यायपालिका में होता है या नहीं होता? यस और नो, यस और नो, यानी कि न्यायपालिका का उदय यहां से आपको देखने को मिलता है या नहीं? राइज ऑफ जुडिशरी। तो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है, ये है असली संवैधानिक विकास। वो नहीं जो आप पढ़ के भाग जाते हो सर्वोच्च न्यायालय। क्या पढ़ते हो? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है भैया, अगला एक्ट पढ़ते। हाउ टू रिलेट? न्यायपालिका का उदय यानी कि राइज ऑफ जुडिशरी हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? भैया बिल्कुल हुआ है, यही तो मजे की बात है। ठीक है, आगे चले। मुझे बताओ मुख्य, यहीं पे बताएंगे, सॉरी यहीं पे बताएं, मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके, फटाफट से बताओ। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसमें? ये तो कॉमन फैक्टर, फिर बोलोगे कॉमन फैक्ट तो कराया ही नहीं। कौन बने थे चीफ जस्टिस? इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो चीफ जस्टिस थे आपका, चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पर? तो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर दोस्त आपका एलिजा इम्पे। सर पर लॉर्ड पॉड ये मत लगाया करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। और 3 थे अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस थे। मेरे स्टूडेंट्स कट कर देते किताबों में से लॉर्ड को भी। 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर। एक बच्चा तो मुझसे इस बात पे कह रहा था, कह रहा भैया क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा भाई तुम्हें दिक्कत होना हो, मेरा जीवन है, मैं किससे दिक्कत मानू ना मानू, मेरा निजी चुनाव है ना। मुझे तो नहीं लगता उनमें ईश्वर जैसा कुछ, जिन्होंने हमारे देश को लूटा हो। आपको दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी पढ़ना चाहिए फिर इकोनॉमिक्स में, कैसे उन्होंने बताया था कि अंग्रेज सरकार कैसे लूट कर रही है। तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है ना। 3 अन्य न्यायाधीश थे, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, छोटा सा पॉइंटर बनाएंगे। कंपनी पर नियंत्रण कसा गया, किस लिए आया था कंपनी पर दोस्त के लिए? कंपनी पर नियंत्रण किया गया। 1773 कंट्रोल्स द कंपनी। इसमें क्या था
मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में 1600 एक्ट के में 1600 जब हम चार्टर पढ़ रहे थे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल था, उसके जो मेंबर थे कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाते थे, जरा बताइए फटाफट से, कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाते थे उसके मेंबर्स? सबका आंसर आए। तो कंपनी पर जो ये नियंत्रण किया गया, इसमें एक बात बोला गया कि भाई अब 24 डायरेक्टर जो पहले 1 साल के लिए होते थे ना, जो 24 डायरेक्टर्स हैं, इनमें से क्या होगा, 1/4 जो होंगे वो हर वर्ष रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 1/4 क्या बोलेंगे, एवरी ईयर क्या होगा उनका, रिटायरमेंट होगा, रिटायर हो जाएंगे वो। छोटी सी बात है, 24 में से 1/4 यानी 6 हर साल बदलते रहेंगे। और क्या कर दिया गया यहां पे कि जिसके 1000 पाउंड के शेयर हैं यहां पर, 1000 पाउंड शेयर जिसके हैं यहां पर, वही सिर्फ वोट कर पाएगा, वोट का अधिकार दे दिया। पहले 500 पाउंड हुआ करता था, किसी मामले पे 24 लोग जब वोट डालते थे तो पहला अधिकार होता था 500 पाउंड का 1600 में, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। और साथ में क्या बोल दिया गया कि भैया 24 डायरेक्टर्स में से जो आपका 1/4 है हर साल रिटायर होंगे। तो अब मुझे बताओ कार्यकाल कितना हो गया डायरेक्टर्स का, कैलकुलेशन करके बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी कि ये जो आपका 1/4 यानी कि 6 1 में घट रहे हैं, तो इस तरह से क्रम बनते बनते इनका जो कार्यकाल है वो हो गया अभी 4 वर्ष। तो जो कार्यकाल 1 वर्ष होता था उस कार्यकाल को बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 4 वर्ष। दूसरी चीज क्या की गई कंपनी पर नियंत्रण के लिए, कर्मचारी बिना लाइसेंस के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स हैं, कर्मचारी बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, ना तो वो कोई प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, निजी व्यापार, क्या बोलेंगे, प्राइवेट बिजनेस को क्या कर दिया गया, प्राइवेट बिजनेस को क्या बोल दिया गया उन्होंने कि भैया प्राइवेट बिजनेस जो है, क्योंकि नॉर्थ ने, मैंने बोला ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, उन्होंने क्या भेज दी, एक सीक्रेट कमेटी भेज दी थी, एक गुप्त समिति भेज दी। उस गुप्त समिति ने जाकर के बताया कि भैया बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये तो खुद को पैसा बना रहे हैं, अपना मालामाल होते जा रहे हैं। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी, ठीक है, कैंसिल। रिश्वत के लिए क्या बोल दिया, कोई भी ब्राइब अब नहीं ले सकते हो, कोई भी घूसखोरी नहीं चलेगी। और जो उपहार हैं, जो गिफ्ट तुम ले लेते हो, उपहार यानी कि गिफ्ट भी नहीं होंगे, कोई गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आएंगे, अगली चीज एक नोट करें। अब कुछ 1773 के एक्ट में आपको कमी दिखी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ क्या कमी है। 1773 एक्ट की कमियों को, लास्ट स्टेटमेंट मेरा समझ के जाना और 5 क्वेश्चन करके जाना। कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए 1773 के एक्ट में कमी दूर करें तो कमी होंगी ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। कौन सा एक्ट आया, तो पहले तो हमको गौर ये करना पड़ेगा कि भैया कमी क्या है। देखो कमी क्या थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको नाथ एक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पीएम नाथ का है, तो आप समझ ही गए होगे आप। इसमें कमी क्या थी, हमने एक गवर्नर जनरल बनाया था अभी या नहीं, जिसकी 4 सदस्यीय एक परिषद थी, यस और नो, आप समझे। अभी मैं आपसे पूछूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोग थे, 4 लोग थे, और बहुमत से निर्णय होता था। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था, आपका निर्णायक वोट, जो डिसीजनेबल वोट है वो दिया गया इसको। तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास पावर्स हैं या नहीं है, कानून बनाने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल्स को, और इसके तो अधीन कर दिए वो। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति कौन बन गया, गवर्नर जनरल बन गया उस इलाके में या नहीं। जी भैया, इसके पास कानून बनाने की शक्ति थी। अरे भैया देखा था या नहीं, मैंने आपको यहां पर पढ़ाया कानून बनाने की शक्ति। हाँ देखिए, चार्टर एक्ट 1726 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति मिली। बाद में क्या हुआ, आपका जो बंबई और मद्रास है वो किसके अधीन कर दिए गए, कलकत्ता के। यहां देखिए, बंबई और मद्रास किसके अधीन कर दिए गए, यानी कानून बनाने की शक्ति तो किसके पास हो गई, अब कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई, किसके अंडर में हो गई, गवर्नर जनरल के। तो गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्त पावर है या नहीं है। अभी हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट को हमने कहा इसकी अगर डिसीजन तुम नहीं मानोगे, इसकी अवमानना करोगे तो दंड दे सकता है। तो भैया 2 पावर हो गई या नहीं हो गई, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे या नहीं होंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्कुल होंगे भैया। अब जो लोग थे वो गवर्नर जनरल के पास भी चले जाते थे, बोले तुम्हारे जो अधिकारी हैं रिश्वत ले रहे हैं, गवर्नर जनरल अपना डिसीजन सुना देता था, बोला इसको मुर्गा बना लो, मतलब लाइक एग्जांपल। सुप्रीम कोर्ट के पास भी लोग जाते थे क्योंकि वो न्यायिक शक्ति था, दोनों डिसीजन सुना रहे थे। अभी दोनों के बीच में ये कमी हो गई, तो इस कमी को दूर कैसे लिया जाए, समझ गए क्या कमी थी, थम्स अप करके बताएं क्या कमी है। तो यहां पर एक डिसीजन दिया गया 1781 में, और 1781 में कहा गया गवर्नर जनरल के कार्यों में, जीजी के कार्यों में, जीजी है, गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इतना तो तुम लिख लिया करो यार, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते, लिखने की जरूरत है क्या। सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार की उसके डिसीजन के बीच में नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द एक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल। जी समझ जाओगे ना। तो किसको बड़ी पावर बना दिया गया अब बताएंगे। 1781 के एक्ट में
किसको बड़ी पावर बनाया गया? गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब जनरल लॉजिक लगाइए, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, क्या ये न्यायपालिका का उदाहरण है? जी भैया। गवर्नर जनरल मैंने बताया था इसकी हेल्प के लिए एक आपका परिषद है, ये कार्यपालिका का उदाहरण है, कार्यों को कर रहा है, विधियों का क्रियान्वयन यही करेगा, ये इसके बीच में नहीं आएगा, ये इन्होंने बोल दिया ये न्यायपालिका। दोनों के कार्य अलग कर दिए ना, यानी कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों के कार्य अलग कर दिए, हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया मजा ही आ गया, ये हमारा किस आर्टिकल में है जरा बताएं। ये हमको दर्शाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कभी भी पूछे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हमको किस एक्ट में देखने को मिलता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आज के अगर हम संविधान की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अलगाव बता दिया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मेरे दोस्त बताएंगे मुझे एक बार कि आज अगर हम बात करें संविधान की तो किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 50 में। कमाल, तुम इतने जबरदस्त बच्चे हो, तुम्हें पता है हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। क्लास को महसूस कर पा रहे हो या नहीं? जो महसूस कर सकता है वही समझ सकता है। ओके, तो हमारा यहां पर ये खत्म होता है आपका 1781। समझ गए सारी चीजें? 1600 में रिवाइज कर चुका था, अभी एक बार 1773 को देख लेते हैं। 1773 में क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम ने नॉर्थ ने सीक्रेट कमेटी का गठित करके क्या कर दिया, उसने देखा कि भाई क्या कमी है, तो पता चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, करप्शन को आगे लेके आ रहे हैं, तो इसने बोला इसकी कमियों को दूर करेंगे, तो रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ 1600 जो आपका चार्टर था। बंगाल के गवर्नर को पावर दी गई कि भाई एक व्यक्ति होना चाहिए केंद्रीकृत जिसको जिम्मेदार बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, सबसे पहले क्या था, 3 व्यक्ति थे, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा। अब ऐसा पॉसिबल है क्या इसके कार्यों को अलग से देखा जाए, इसके कार्यों को इसे अलग रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इसे इकट्ठा एक आदमी बनाया जाए ना, भैया तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसीलिए तो कंपनियों में हायरार्की होती है। इसी भी किसी जगह पे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो वो नजर रखेगा फिर सब पे, और ज्यादा से ज्यादा चांस होंगे कि ये ज्यादा भ्रष्ट होगा, अगर ये भ्रष्ट है तो सब भ्रष्ट, और ये नहीं है तो भ्रष्ट फिर कम, जो करप्शन है वो कम होगा, अगर टॉप मैनेजमेंट कम करप्ट है तो, है ना। तो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए फिर गवर्नर जनरल अगर सीट शक्ति बना दिया तो उसकी हेल्प के लिए 4 काउंसिल दी गई, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नर जनरल के लिए क्या बोल दिया, बहुमत से निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि कभी अपनी मनमानी कर ले, पता चले इसके मनमानी होगी। कानून तो बना सकता है लेकिन अप्लाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बहुमत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हमको पता चला राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। सर्वोच्च न्यायालय बना, यहाँ से हमको पता चला राइज ऑफ जुडिशरी। कंपनी पर जो नियंत्रण किया गया कि बिना कंपनी जो है लाइसेंस के कोई भी अपना व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, रिश्वत कोई नहीं लेगा, उपहार कोई नहीं लेगा। फिर भी कुछ कमी रही कि 2 पावर्स हमने दे दी गवर्नर जनरल को, सुप्रीम कोर्ट को भी, दोनों के बीच में क्या हो गया आपका, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। तो एक डिसीजन लाया गया 1781 में कि गवर्नर जनरल के कार्य में सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपका साथी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कोई भी, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। छोटी सी बात, आगे आएंगे। अब समझे कुछ? अब जब कल हम 1784 के एक्ट को पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट को, तो जो आज कहानी सुनाई है ना हिस्ट्री की, वो कल उंगलियों पे होनी चाहिए, तब और मजा आएगा, तब उसको समझेंगे। मैं सोच रहा था 1784 पे हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो समय ओवर हो चुका। बोलो भी फटाफट से। एसएससीजीएल 2022 प्रीलिम्स। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर दिया था? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? केवल भूभाग, लैंड ओनली, ट्रेड एंड लैंड, नो लैंड ट्रेड, या बोला था नन ऑफ द, वो भूभाग नहीं व्यापार। मैंने कहा शुरू में एक स्लोगन से शुरू हुई थी, भूभाग नहीं, सिर्फ बिजनेस करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन के प्रीलिम्स में पूछा गया है किसी के में, बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। देखो अब इस कथन को कभी गलत मत कर देना, 1599 में ही इसकी स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 1600 को तो चार्टर मिला है, 31 दिसंबर 1600 को मिला है चार्टर। तो इसको भी अपने नोट्स में एडिट करिए और लिखिए, अगर कभी पूछेगा फॉर्म कब किया गया इसको, फॉर्म इन 1599, एकदम ठीक है। जिसको द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, एकदम से ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए दिया गया था। भैया बताया कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। जो मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोली हम पढ़ेंगे 1813 के एक्ट में खत्म होगी मोनोपोली। इसने 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी के एक अधिकार को जेम्स प्रथम ने क्या बोले, नहीं ठीक है ना, सी 1608 में सूरत के निर्णय लिया, निर्णय पूछ रहे हैं, डिसीजन लिया। मैं सोच रहा हूं निर्णय 1608 में सूरत में कारखाना खोला, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पहला कारखाना उन्होंने अस्थायी खोला था, वो मसूलीपट्टनम में खोला था, और मसूलीपट्टनम के बाद में फिर उसको 1613 में आपका सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली थी, स्थायी जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की थी, है ना। तो 1613 में तो, लेकिन ये डिसीजन जब लिया गया था, ये इसी डिसीजन के साथ में हॉकिंस आगे गया था कि परमिशन मिल जाए कैसी बिजनेस की, यानी बी गलत है, सी सही है। कंपनी के व्यापार पर एक अधिकार को जेम्स प्रथम ने खत्म कर दिया था 1609 में? नहीं भैया, 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में खत्म हुआ था। उसमें भी आपका वो चाय वाला तो बच गया, चाय का एक अधिकार थोड़ी ना खत्म हुआ था, चाय का एक अधिकार चीन के साथ व्यापार, वो एक्सेप्शन केस में आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, और जिसमें पहले स्थान पर क्या था? तो पहला नंबर किसका आएगा भाई? कंट्रोल करने के लिए बताओ भी फटाफट से, तो कंट्रोल करने के लिए अभी पढ़ा ना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहले नंबर पे। आगे तो और कसा जाएगा, लेकिन पहला स्थान हमेशा किसका रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि शुरुआत इसमें की गई, क्योंकि ये जान गए थे कि भाई 1772 में जो आपका सीक्रेट कमेटी थी उसने बता दिया था कि भ्रष्टाचार में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, अकबर था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन
भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान के तहत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसे खत्म किया? 1858 के एक्ट से। ठीक है, क्योंकि ये फेल हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1857 क्रांति आएगी, वो समझाएंगे भी हम आपको किस तरह से, क्यों, क्या डिसीजन लिए गए। उसके लिए इसीलिए जरूरी होता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता हो, नहीं तो पता ही नहीं चले कौन बहादुर शाह जफर देते हैं। इसलिए जो समझाए तो उसे समझो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दैट्स ओवर। तो खत्म करते हैं भैया, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर। आपका स्कोर आप बता दिया करो कक्षा के बारे में, 2 शब्द जो बच्चे बाद में साथी हमारे कक्षा देखते हैं, मेरे भाई बड़े छोटे भाई बहन, जरूर लिखा करें। नमस्ते।